हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है और इस चैप्टर में आपको बताऊंगा विलयन की जो सांद्रताएं होती हैं उनको किन किन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो विलयन की सांद्रताएं होती हैं उसके लिए सबसे पहले देखिए, एक तो आता है भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता यानी इसे बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज एक तो ये होता है। दूसरा होता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तीसरी होती है मोलरता यानी मोलैरिटी। और चौथा जो होता है मोललता, मोलैलिटी। नॉर्मलता भी होती है, फॉर्मलता भी होती है, लेकिन जो इस चैप्टर में है, हम इस चैप्टर में इन्हीं चार के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी की जो मैंने और दो चीज़ें बताई हैं, जैसे नॉर्मलता है और फॉर्मलता है, वो एक चैप्टर होगा विलयन सॉल्यूशंस, उसमें मैं बताऊंगा। यहाँ आपको विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विधियां बताई गई हैं। एक तो आपकी भार प्रतिशतता है, मोल प्रभाज है, मोलरता है और मोललता है। सबसे पहले विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है? विलयन की सांद्रता का मतलब है कोई भी विलयन हो। विलयन के दो पार्ट होते हैं। विलयन में क्या होता है? विलयन किससे मिलकर बनता है? विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो विलयन के दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यानी एक वो चीज जो घुले और दूसरी वो चीज जो घोले। जो घुलता है अपने अंदर दूसरी चीज को, वो ज्यादा मात्रा में होता है, उसे विलायक कहते हैं। जो चीज घुलती है वो ज्यादातर सॉलिड चीज होती है, लिक्विड भी हो सकती है, वो कम मात्रा में होती है, वो विलायक में घुलती है, उसे हम विलेय कहते हैं। तो दो चीजों से मिलकर विलयन बनता है। एक जो कोई चीज घोली जाती है, दूसरी जिसमें घोली जाती है। जिसमें घोली जाती है वो ज्यादा मात्रा में होता है, वो विलायक हो गया। जो चीज घुलती है उसे विलेय कहते हैं, वो कम मात्रा में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल, साधारण उदाहरण लेते हैं, नमक का विलयन। नमक का विलयन कब बनता है? जब आप पानी लेते हैं और नमक लेते हैं। तो पानी में नमक बोलते हैं, ना कि नमक में पानी। तो कौन घुल रहा है? नमक घुल रहा है। तो नमक हो गया विलेय। नमक क्या हो गया? सॉल्यूट। किस में घुल रहा है? पानी में। पानी की मात्रा ज्यादा है, वो नमक को घोल लेगा अपने अंदर, वो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना। शक्कर के विलयन में शक्कर विलेय होता है और पानी क्या होता है? विलायक होता है। तो सांद्रता ज्ञात करने की कई विधियां होती हैं। अब सांद्रता का मतलब समझो। विलयन की सांद्रता का मतलब है कि विलयन में जो विलेय है, यानी जो शक्कर है, शक्कर का विलयन जैसे हम लेके चल रहे हैं, तो शक्कर की मात्रा ग्राम में कितनी है, पर लीटर में ले रहे हैं विलयन में हम, या विलायक की क्वांटिटी में चीनी की क्वांटिटी ले रहे हैं हम, या मोलों की संख्या चीनी की ले रहे हैं। तो कई तरह से आप विलयन की सांद्रता को दिखा सकते हैं। एक तो कैसे दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, विलेय की मात्रा ग्राम में दिखा सकते हैं, हो सकता है विलेय के मोल दिखाएं, विलयन के 1 लीटर वॉल्यूम में दिखाएं, या हो सकता है विलायक के 1 किलोग्राम मास में दिखाएं कि विलेय कितना खुला है। तो इन अलग अलग चीजों को, विलेय की मात्रा को अलग अलग तरीके से दर्शाने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं। कहीं पर हम विलेय के मोल लेते हैं सांद्रता व्यक्त करने में, कहीं हम विलेय की ग्राम में मात्रा लेते हैं, कहीं हम विलयन का वॉल्यूम लेते हैं, और कहीं कहीं हम विलायक का किलोग्राम या ग्राम में भार लेते हैं। चूंकि ये अलग अलग चीजें ले रहे हैं, इसलिए इनकी विधियां भी अलग अलग हैं। तो मैं इन चारों चीजों से विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए आपको सबके फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला से मैं डेफिनेशन बताऊंगा, और डेफिनेशन के बाद फिर मैं आपको इनके बेस पे एक एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, क्योंकि बाकी के सारे न्यूमेरिकल मुझे चैप्टर के लास्ट में बताना है। सबसे पहले देखिए, भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता का फॉर्मूला होता है भार प्रतिशतता इक्वल टू ग्राम में विलेय का भार
ग्राम में विलेय का भार बटे विलयन का भार। भार प्रतिशतता में क्या है, विलयन का भार या द्रव्यमान ले लो, ग्राम में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये भार प्रतिशतता का फॉर्मूला होगा। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी भार प्रतिशतता की। भार प्रतिशतता क्या है, भार प्रतिशतता किसी विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को व्यक्त करती है। अब डेफिनेशन क्या बनेगी इसी से देखो, ग्राम में विलयन का भार किसी भी विलयन के 1 किलोग्राम में, एक निश्चित मात्रा लेते हैं ना, 1 किलोग्राम या 1 लीटर, किसी भी विलयन के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशतता कहते हैं। फिर से सुनिए, इस फॉर्मूला से ही आपको समझ में आ जाएगा, ग्राम में विलेय का भार और ग्राम में विलयन का भार इंटू 100, प्रतिशतता तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो किसी विलयन के 1 किलोग्राम भार में या किसी भी विलयन के 1000 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशतता कहते हैं। ये तो भार प्रतिशतता की डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी क्या है, मोल प्रभाज। अब हमने आपको बताया कि अब देखिए एक और चीज, इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई। भार प्रतिशतता की इकाई क्या होगी, इकाई देखिए ग्राम में विलयन का विलेय का भार है, नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कोई इकाई नहीं, याद रखना। भार प्रतिशतता की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी ग्राम में भार, नीचे भी ग्राम में भार, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कोई यूनिट नहीं बनेगी। मूल प्रभाज क्या होता है, मूल प्रभाज होता है कि विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। तो कुछ ना कुछ विलयन में विलेय के मोल घुले होंगे, कुछ ना कुछ विलायक के मोल घुले होंगे। तो किसी एक घटक के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल या दोनों घटकों के मोल के रेशियो को मूल प्रभाज कहते हैं। इसे एक्स से डिनोट करते हैं, यानी मूल प्रभाज बराबर होता है, मूल प्रभाज यानी एक्स से डिनोट करते हैं, इक्वल टू विलेय के मोल या विलायक के मोल, याद रखना किसी एक के मोल ऊपर होंगे, अपॉन विलेय प्लस विलायक के मोल, दोनों के मोल। ओके, ये मूल प्रभाज का फॉर्मूला है। मान लीजिए कोई विलयन है, जैसे हम उसमें ए और बी, ए विलेय है और बी विलायक है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स ए यानी मूल विलेय का मूल प्रभाज इक्वल टू आएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अभी बताता हूं मैं, एक्स बी इक्वल टू क्या आएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन। यूनिट नो, कोई यूनिट नहीं, क्यों, समझिए। मूल प्रभाज क्या है, मूल प्रभाज होता है, इसे एक्स से डिनोट करते हैं। मैंने बताया विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। तो विलयन में कुछ ना कुछ मूल विलेय के घुले होंगे, कुछ ना कुछ मूल विलायक के घुले होंगे। तो मूल प्रभाज किसी एक घटक के मूल बटे विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मूल का जो योग होगा उनका रेशियो होता है। चूंकि मूल प्रभाज में अभी ऊपर मोल होते हैं, नीचे मोल होते हैं, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाता है, तो इसकी भी कोई इकाई नहीं होती है। भार प्रतिशतता और मूल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती। एक्स से डिनोट करते हैं, हमने कोई एक विलयन मान लिया जिसमें विलेय ए है, विलायक बी है, और उसमें विलेय के मूल एन ए घुले हैं और विलायक के मूल एन बी घुले हैं। तो हमें अगर विलेय का मूल प्रभाज निकालना है तो विलेय का मूल प्रभाज एक्स ए होगा, क्योंकि विलेय ए है। एक्स ए इक्वल टू, मैंने बताया था मूल प्रभाज क्या होता है, किसी ए जिसका मूल प्रभाज निकाल रहा है उसके मूल ऊपर बटे कुल मूल, विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। हमने विलायक का मूल प्रभाज निकाला तो विलायक के मूल ऊपर एन बी, एन ए प्लस एन बी। डेफिनेशन क्या बनी, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मूल तथा विलयन में उपस्थित कुछ सभी घटकों के मूलों के योग के अनुपात को क्या कहते हैं, हम मूल प्रभाज कहते हैं। इसे एक्स से दर्शाते हैं और इसकी भी कोई इकाई नहीं होती। दो चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, एक भार प्रतिशतता, दूसरी मूल प्रभाज। लास्ट की दो चीजें बचती हैं, एक तो है मोलरता और दूसरी मोललता। देखिए क्या है ये, फिर मैं एक एक न्यूमेरिकल चारों के बारे में आपको बता दूंगा। मोलरता यानी मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला देखिए, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ विलेय के मोल
बटे आयतन लीटर में, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका एक और फॉर्मूला बनता है, एम इक्वल टू विलेय के मोल एन अपॉन वी एन एम एल इंटू 1000। अब समझिए मोलरिटी क्या है। अगर आप विलयन का आयतन लीटर में ले रहे हैं तो विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर में सीधा सीधा मोलरिटी का फॉर्मूला बनता है। अगर आप आयतन जो विलयन का है वो ml में ले रहे हैं तो लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है 1000 का मल्टीप्लाई होता है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला बनेगा ml के लिए। लीटर के लिए बनेगा, डेफिनेशन क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरिटी कहते हैं। सिंपल मोलरता की डेफिनेशन हुई, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। फॉर्मूला बना। अब इसकी यूनिट बनेगी, क्यों, क्योंकि ऊपर मोल है नीचे आयतन है तो यूनिट आपस में कटेंगी नहीं। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, मोल बटे आयतन की यूनिट क्या होती है, लीटर, यानी इसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर। इसकी मोलरिटी क्या बन गई, यूनिट बन गई। आई थिंक आपको मोलरिटी समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए मोलैलिटी, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मोलैलिटी इक्वल टू होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू विलेय के मोल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम इंटू 1000। ये भी इसका फॉर्मूला बनता है। अब मोललता क्या है, इसी से देखिए विलेय बटे विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में, इसी से मोललता की परिभाषा बनती है। किसी विलयन में विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। या कह सकते हैं किसी विलयन के विलयन में 2 चीजें होती है, विलायक और विलेय। किसी विलयन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। ठीक है ना, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एम से। मोलरता और मोललता में यही डिफरेंस है कि मोलरता में विलयन का वॉल्यूम लिया जाता है और मोललता में विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है। याद रखना विलयन का नहीं है। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, ग्राम में होगा तो ऊपर ml की तरह 1000 का क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी भी यूनिट बनेगी। इसकी यूनिट क्या बनेगी, ऊपर क्या है, मोल है अपॉन किलोग्राम या मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट। तो ये इस चैप्टर में थी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 4 विधियां। अब इन चारों विधियों पर आधारित मैं एक एक आपको न्यूमेरिकल और समझा देता हूं, जिससे क्या होगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन है 30 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड मेड ए शुगर सॉल्यूशन, द फाइंड द वाटर परसेंटेज ऑफ शुगर 30। if question है, if 30 ग्राम sugar dissolve in कितना 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड मेड अ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। देन फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ किसका, शुगर। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 30 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं 200 ग्राम ऑफ वाटर में एंड मेड अ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मास परसेंटेज निकालिए। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें दिया है मास ऑफ शुगर, यानी इसे स्मॉल w से डिनोट करेंगे, इक्वल टू दिया 30 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ किसका दिया है, वाटर,
ठीक है, ये कितना दिया है 200 ग्राम, ये दिया है। लेकिन आपको पता है कि मास परसेंटेज जब निकालते हैं, मास परसेंटेज जब निकालते हैं ऑफ शुगर, तो फॉर्मूला बनता है इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी मास ऑफ शुगर इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 1000, सॉरी परसेंटेज इंटू 100, ये होता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन, अब मास ऑफ शुगर आप निकाल रहे हो तो मास ऑफ शुगर तो दिया है, लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं दिया आपको, शुगर का दिया है और वाटर का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे बनता है, हम मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर प्लस मास ऑफ वाटर, भाई सॉल्यूशन तो तभी बनेगा, शुगर और वाटर को आप टोटल कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ शुगर कितना 30 प्लस 200 इक्वल टू 230 ग्राम, ये वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू मिल गई तो फिर हम मास परसेंटेज निकाल लेंगे किसका, शुगर का। तो W अपॉन कैपिटल W परसेंटेज ऑफ शुगर वुड बी, मास ऑफ शुगर कितना 30 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 230, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा 300 अपॉन 23 से इसको डिवाइड कर दे देंगे। अब 23 से डिवाइड करेंगे अब इसको तो आ जाएगा 13.04 आंसर, आ गया। तो ऐसे ये मास परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि 30 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर रहे थे 200 ग्राम ऑफ वाटर में एंड शुगर सॉल्यूशन बन रहा था, तो वो कह रहा था मास परसेंटेज ऑफ शुगर निकालिए। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को याद रखिए दिमाग में, मास परसेंटेज ऑफ शुगर क्या होगा, मास ऑफ शुगर इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मैंने बताया था इसकी डेफिनेशन में, इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा अगर नहीं दिया क्वेश्चन में, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट टोटल कर दीजिए, सॉल्यूट क्या है शुगर है, सॉल्वेंट क्या है वाटर है, 30 प्लस 200 ग्राम इक्वल टू 230 ग्राम इसका हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन का हो गया, और शुगर का दिया था 30 ग्राम मास, तो 30 अपन 230 इंटू 100 जब करेंगे अब तो ये वैल्यू आ जाएगी, यही हो गया मास परसेंटेज ऑफ शुगर। ओके, तो एक तो मास परसेंटेज पे क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं लगाता हूं आपको मोल फ्रैक्शन का, चारों के बेस पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। मोल फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन दिया है इन अ सॉल्यूशन विद 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, क्वेश्चन है इन अ सॉल्यूशन with 2 moles of ethanol, with 2 moles of ethanol and 3 moles of water, and 3 moles of water, ठीक है ना। then find the mole fraction, then find the mole fraction of ethanol and water। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, मैंने क्वेश्चन ले लिया कि एक सॉल्यूशन है, किसके साथ है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक ऐसा है जिसमें 2 मोल एथेनॉल है और 3 मोल ऑफ वाटर है, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन में दोनों के लिए, एथेनॉल के लिए और वाटर के लिए क्या निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ना मैंने आपको बताया था कि जिस चीज का मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे मोल्स ऑफ एथेनॉल दिए हैं, मोल्स ऑफ एथेनॉल, इसको हम N1 से डिनोट कर लेते हैं, कितने दिए 2, और मोल्स ऑफ वाटर इसे N2 से डिनोट कर दो, इक्वल टू दिए 3, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल,
इसे x1 से डिनोट कर दो इक्वल टू, मैंने बताया था जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है उसके मोल ऊपर, एथेनॉल के मोल कितने निकाले हमने n1 अपॉन टोटल मोल n1 प्लस n2। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n1 की वैल्यू 2 है और 2 प्लस 3, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 5, 0.4। ठीक है, ये किसका मोल फ्रैक्शन निकला, एथेनॉल का। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन, उसे x2 से डिनोट कर दो, ऊपर हो जाएगा वाटर मोल ऑफ वाटर अपॉन n1 प्लस n2। मोल ऑफ वाटर 3 है अपॉन n1 प्लस n2 2 प्लस 3, 3/5, 5 का 0.6, दो आंसर आ गया, मोल फ्रैक्शन निकल आया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरिटी पे बेसिस, और क्वेश्चन है इफ 1.56 ग्राम ऑफ HCl, द क्वेश्चन इज इफ 1 पॉइंट कितना दिया 56 ग्राम, 1.56 ग्राम ऑफ HCl dissolve in 26.8 ml of solution, 26.8 ml of solution, ठीक है। then find the molarity of solution, then find the molarity, ओके। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, the question is if 1.56 gram of HCl dissolved in 26.8 ml of solution then find the molarity of solution, ओके। तो मोलरिटी सबसे पहले आप क्या करिए, जो चीज फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलरिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, किसमें दिया है ml में, V in ml इंटू 1000। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत है आपको, V in ml तो दिया ही है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी, भार अपॉन मॉलिक्यूलर मास, भार बटे अणुभार, भार कितना दिया HCl का 1.56 अपॉन मॉलिक्यूलर भार HCl का कितना होता है, H का 1, Cl का 35.5, टोटल करिए 1.56 अपॉन 36.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो 15.6 ऊपर बचेगा और 365 हो जाएंगे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके मूल निकल आएंगे लगभग 0. इसको निकालिए n अपॉन वी एम एल 0.04 अपॉन 26.8, 0.04 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.04, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0.04, कैलकुलेट करके निकाल लेना, ये मोल आ जाएंगे। मोल निकल आए, अब फॉर्मूला देखिए, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल 0.04 अपॉन वी इन एम एल कितना है 26.8 इंटू 1000, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, कैपिटल एम इक्वल टू आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, एक पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 0.4 ऊपर बचेगा इंटू 1000 अपॉन 268, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा क्योंकि एक पॉइंट हट जाएगा 268, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 1.49, इसकी वैल्यू आएगी 1.49, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, मैंने बताई थी आपको, ये करके देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, if 1.56 ग्राम ऑफ HCl dissolve in 26.8 ml of solution then find the molarity। सबसे पहले मैंने बताया जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है NYV in ml into 1000, n है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, किसका, सॉल्यूट का, HCl का, मास दिया था 1.56, HCl का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं H का 1, Cl का 35.5, टोटल 36.5, इनका कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स जब आ गए तो V की वैल्यू दी है 26.8 ml इंटू 1000, इसको सॉल्व करेंगे 1.49 मोल पर लीटर, ओके। लास्ट मेरा क्वेश्चन बचता है मोलैलिटी पे बेसिस से, उसको मैं और बता देता हूँ, इसके बाद आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरा। मोलैलिटी पे बेसिस से क्वेश्चन है, the question is what is the molality when, what is the molality, question is what is the molality when
कब? 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व, 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 500 ग्राम ऑफ वाटर, in 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि मोलैलिटी क्या होगी अगर 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करते हैं 500 ग्राम ऑफ वाटर में। फिर वही बात, सबसे पहले हम क्या निकालें, जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कैपिटल W ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का भार इन ग्राम में, किलोग्राम, ग्राम में दिया ना, ग्राम में दिया, ठीक है, इनटू 1000। ये है फॉर्मूला। यानी हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का मास इन ग्राम इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स? सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या है? NaOH को डिसॉल्व करना है किसमें? वाटर में। कैपिटल W की वैल्यू तो दी है 500 ग्राम, ये तो हो गया, चलो ठीक है, नीचे की वैल्यू हो गई। लेकिन मोल तो निकालो N की वैल्यू। N इक्वल टू क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार कितना दिया है NaOH का? 20 ग्राम। अणुभार कितना होता है? निकाल लो, Na का 23 होता है, O का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 20 बटे 23, 16 17 मिलकर कितना हुआ? 40, 1 बटे 2 यानी 0.5। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब वैल्यू रख दो इसमें, M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5 अपॉन W कितना है? W की वैल्यू 500 इंटू 1000। एक काटिए, 2 बार कट गए, 2 पंचे 10, 1.0 मोल पर केजी। ये इसकी क्या निकल आई? मोलैलिटी। आई थिंक आपको विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो 4 विधियां थी, एक तो सबसे पहले भार प्रतिशतता यानी मास परसेंटेज, W/W परसेंटेज, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, उस पर बेसिस एक न्यूमेरिकल बताया। दूसरा मोल प्रवाह यानी मोल फ्रैक्शन X, उस पर बेसिस एक न्यूमेरिकल बताया, डेफिनेशन बताई। मोलैरिटी यानी NyV इन लीटर, NyV इंटू 1000 इन ml, यानी किसी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, उस पर बेसिस न्यूमेरिकल। मोलैलिटी यानी NyW ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, उससे मोलैलिटी निकलती है। और मोलैलिटी की यूनिट मोल पर केजी, मोलरता की यूनिट मोल पर लीटर, और दोनों की यूनिट होती नहीं है, एक तो मोल फ्रैक्शन की नहीं होती है और दूसरा मास परसेंटेज की नहीं होती है। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 4 विधियां थी, चारों पर बेसिस मैंने अभी हाल में आपको एक न्यूमेरिकल बता दिया है। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।